Okay, a very good evening to all of you. My name is Prachi Tekriwal and I welcome you all to my YouTube channel. Well friends, I know it has been long time and you were eagerly waiting for this class. तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं. ओके, एंड ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. तो इससे क्या होगा, जब भी नए वीडियोस आएंगे, जब भी नए वीडियोस अपलोड होंगे, यू विल गेट द नोटिफिकेशन. ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो आज जो है हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन बन रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वर मॉडरेट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया. ओके, ठीक है, आपको क्या बताना है कि जो यहाँ पे आपके पास सारे नाम दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम दिए हुए हैं जो कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या और भी जो आपकी चीजें हुई थी उस समय उन सारी चीजों से जुड़े हुए हैं. तो इसमें अगर हम लोग मॉडरेट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वो मॉडरेट्स कौन हो सकते हैं, इन चारों ऑप्शंस में मॉडरेट्स कौन है. ठीक है, तो पहली बात जान लीजिए कि मॉडरेट्स कौन है. तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग अपने आज़ादी के टाइम से. ठीक है, तो आज़ादी के टाइम पे आपने जब देखा था ना कि कुछ लोग ऐसे थे जो क्रांतिकारी के नाम से जाने जाते थे, राइट. तो वो थोड़ा हर चीज़ के लिए क्या करते थे, रिवॉल्ट करते थे. ठीक है, तो जैसे उनका बेसिकली जो हिंसक तरीका होता था यानी वॉलेंट तरीका होता था वो यूज़ करते थे. जैसे कि हम लोग भगत सिंह का एग्जाम्पल ले सकते हैं. तो उन्होंने आज़ादी के लिए वो अप्रोच जो है लिया, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग थे जो कि बेसिकली शांति दूत बनते थे, मतलब नरम पंथी होते थे. ठीक है, शांति का जो है बेसिकली समर्थन करते थे, जैसे हमारे बापू, ठीक है, महात्मा गांधी जी. तो ये वो क्या होगा, ये सारे लोग किसमें आते हैं, मॉडरेट्स में आते हैं. ओके, ठीक है, जो शांति का साथ देते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट के समय भी वही चीज हुआ. जब फेडरेशंस बने, जैसे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बने, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना, तो ये जो इतनी जो बने ना बेसिकली, तो सबसे पहले जब आपका AITUC बना यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो बेसिकली उसमें प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम यही थी कि ये जो ट्रेड यूनियंस थे तो ये एक्वायर कर लिया था रेडिकल्स ने, यानी कि जो बेसिकली क्रांति लाना चाहते थे, जो वॉलेंट तरीका यूज करते थे, जैसे स्ट्राइक्स वगैरह हो गए, ये सारे हो गए. तो यही रीजन था कि जो लोग मॉडरेट्स यानी कि जो नरम पंथी लोग थे, वो लोग क्या किए, वो उस पार्टी से, वो जो ट्रेड यूनियन बेसिकली था उससे अपने आप को अलग उन लोगों ने कर दिया. ठीक है, तो अलग करने के बाद उन्होंने अपने कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए. ठीक है, तो आपको उन्हीं में से बताना है, इसमें ही आपके कुछ ऐसे मॉडरेट्स हैं जिन्होंने ये चीज की है. ठीक है, आपको वही आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो इसमें जो सबसे ऊपर नाम आता है वो किसका आता है, NM जोशी का. ठीक है, तो डेफिनेटली आपके जो NM जोशी हैं ये मॉडरेट्स हैं. ठीक है, तो ये मॉडरेट हैं, तो इससे पता चल जा रहा है कि जो आपका आंसर होगा, आंसर तो क्या होगा, 2 होगा. फाइन. और इसके साथ में आपको मैं बता दूं कि 6 फेज थे ट्रेड यूनियन मूवमेंट में. ठीक है, यानी कि कुछ एक जो था 1918 से पहले था, और जो दूसरा था वो 1918 से लेके 1924 में था, और जो तीसरा था बेसिकली 1925 से लेके 1934. ठीक है, उसी में ही NM जोशी और फिर VV गिरी और साथ में दीवान चमनलाल, इन लोगों ने क्या किया था, ये लोग ने AITU से अपने आप को अलग कर लिया था, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अपने आप को अलग कर लिया था और अपना ही एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम पड़ा था नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, फिर वो अपना अलग बना के चलने लगे. ठीक है, और फिर क्या हुआ, जब ये नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन बना तो ठीक इसके 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद क्या हुआ कि इसमें जो आपके दूसरे यानी कि BT राणादाइव एंड SV देशपांडे, ठीक है, इन लोगों ने अपना एक और यूनियन बनाया. उसका नाम क्या था, बेसिकली उसका नाम था रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि दीवान और NM जोशी और VV गिरी ने क्या बनाया, उन्होंने नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाया, और BT राणादिवे SV देशपांडे ने क्या बनाया, उन्होंने इंडियन रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस को फॉर्म किया. ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए बेसिकली, और आपका इसमें जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2. ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर बन रहा है, दीवान चमनलाल NM जोशी क्या थे, मॉडरेट से ट्रेड यूनियन मूवमेंट के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं. ओके, अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, द वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन इन ब्रिटेन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस अंडर द, ठीक है। अब हम लोग जब डिस्प्यूट की बात करते हैं, ठीक है, डिस्प्यूट को सेटल करने के कई सारे तरीके होते हैं, उसी में से आपका आर्बिट्रेशन, एब्जुडिकेशन, कंसाइलेशन, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। तो बेसिकली इन सब में ही थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं, जो आपके एम्प्लॉयर्स होते हैं और एम्प्लॉयज होते हैं, ये मिलकर क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को क्या करते हैं, हायर करते हैं, और थर्ड पार्टी इन लोगों के मसले को सॉल्व करती है, ठीक है। तो इसी में आपका वॉलंटरी आर्बिट्रेशन होता है। तो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन जो ब्रिटेन में था, ठीक है, वो कब इंट्रोड्यूस हुआ, किस एक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे कंसाइलेशन एक्ट 1986 होगा, ठीक है। इसमें ये क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। अब आर्बिट्रेशन और कंसाइलेशन में क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली दोनों में ही थर्ड पार्टी अपॉइंट की जाती है, ठीक है, जो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करे। लेकिन कंसाइलेशन का जो डिसीजन होता है वो उन लोग पे बाउंड नहीं होता, ठीक है, उन लोग उसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। लेकिन जो आर्बिट्रेशन का जो आपका डिसीजन होता है ना, वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज को दोनों को मानना पड़ता है। फाइन, तो आपको ये डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पैगेटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय एमएनसीज, ठीक है। तो जो एमएनसीज है, ठीक है, तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, ये जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कौन सा यूज करती है, स्पैगेटी, ठीक है, उन लोग ये यूज करती हैं। अब आपको बताना है कि जो यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए, यानी कि 4 फीचर्स दिए गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, इन चारों में से कौन सा इस पे लागू नहीं होता, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, अब सबसे पहली बात, आपने इतने सारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के नाम सुने, हम लोग ने पढ़े, लेकिन ये स्पैगेटी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है क्या बेसिकली, तो इसको मैं आपको बता दूं कि एक जैसे आपके हियरिंग एड्स होते हैं ना, तो इसी की एक कंपनी थी ओटिकॉन, ठीक है। तो ओटिकॉन अपना अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद उसमें मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, उसके सोनी आ गया, फिर सीमेंस आ गया, तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए। अब उस समय क्या हुआ कि ओटिकॉन का मार्केट जो है वो डाउन हो गया, ठीक है। तो वहीं पे मतलब वहीं के उसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए एक बंदे ने, यानी कि कॉलिंद, ठीक है, उनका नाम क्या है, कॉलिंद, KOLIND, ठीक है। कॉलिंद ने क्या किया, उन्होंने एक जो है, उन्होंने कहा कि भाई अभी तो हम लोग इससे निकल जाएंगे किसी तरह से, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म में तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ला सके, ठीक है, डिफरेंस ला सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये टर्म को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि स्पैगेटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है कॉलिंद ने दिया था। सबसे पहले ये कहाँ अप्लाई हुआ था, ओटिकॉन में, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई एक सेंटर होना चाहिए, ठीक है, जहाँ नॉलेज का, इससे क्या हो, इससे जो भी वो नॉलेज गेन करना चाहता है उसको नॉलेज मिल सके, साथ में लोगों के अंदर इतना फ्री हो, लोगों के अंदर मतलब इतना ट्रांसपेरेंसी हो कि जैसे अगर मुझे आपसे बात करनी है एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे, तो मैं आपसे आराम से इंट्रैक्शन रख सकूं, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा लाइक जैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं तो हमें सोचना पड़ता है ना अपने हायर अथॉरिटी से बात करने के लिए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। और स्मार्टली ऑफिस को डिज़ाइन किया गया, तो ये जो सारी चीज़ें की गई, ठीक है। तो अब बेसिकली आपको इसमें से पता ही चल रहा होगा, पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली वो पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन था। स्मार्ट ऑफिस डिजाइन्स बने थे, मीट बॉल्स और नॉलेज सेंटर्स, ठीक है, जो वहाँ पे नॉलेज सेंटर्स बने थे जहाँ से सारी नॉलेज गेन की जा सकती थी, उनको मीट बॉल्स जो है नाम दिया गया था, ठीक है। तो ये भी उसमें था, ठीक है। उसमें क्या नहीं था, फॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, ठीक है, लोग एक दूसरे से फ्री थे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए फ्री थे, उनके बीच में ऐसा नहीं था कि चैनलाइज था कि अगर मुझे बात करनी है तो मुझे इमीडिएट सीनियर से बात करनी है, मैं अपने और ज़्यादा जो हायर अथॉरिटीज़ है उनसे बात नहीं कर सकता, उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल इसका फीचर नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इसका हो गया 4, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे जो टर्म्स है ना ये समझ में आ रहे होंगे। कोई कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क मी, बिकॉज एग्जाम में क्या होता है ना, जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन एग्जाम्स में जब आते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो हर टर्म्स को समझो, हर टर्म को समझने लग जाओगे तो आराम से क्वेश्चन को आप जो है वो आप उसको आंसर कर सकते हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे द टर्म ब्लैक लेग रिफर्स टू, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या आ रहा है, ब्लैक लेग। ठीक है, तो मैंने आपको ये पहले बताया ना कि जो आपकी टर्मिनोलॉजीज आती है, डिफरेंट टर्म्स आते हैं, इनकी मीनिंग्स बेसिकली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे स्पैगेटी की हम लोग ने बात की, स्पैगेटी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात की। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आपका ब्लैक लेग आ गया। ठीक है, तो ब्लैक लेग बेसिकली क्या होता है, तो जैसे कि आप जानते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब स्ट्राइक्स होती है तो लोग वहाँ पे काम छोड़ देते हैं, स्ट्राइक में बिजी हो जाते हैं। तो उस केस में अगर कोई ऐसा बंदा होता है, ठीक है, कोई ऐसा बंदा होता है जो स्ट्राइक, उसको क्या कहते हैं, उसको स्ट्राइक ब्रेकर भी कहते हैं, यानी वो स्ट्राइक छोड़ करके वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकता है। अब ये नॉर्मली तो कोई वर्कर तो कर नहीं सकता, बिकॉज वो अपने लोगों के खिलाफ कैसे जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसे वो उसी समय हायर कर लेती थी लोगों को। ठीक है, जब स्ट्राइक चल रही है तो नए लोगों को वो ले आ रही है काम करने के लिए। ठीक है, तो यही जो बंदे होते हैं बेसिकली, जो स्ट्राइक चलती रहती है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते रहते हैं, वो काम करने में मतलब उनका काम आगे बढ़ाते रहते हैं, उन्हीं को ब्लैक लेग कहा जाता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, अ वर्कर हु कंटिन्यूज टू वर्क when his or her co-workers in the establishment are on strike। ठीक है, तो कोई वर्कर अगर तब काम करता है जब बाकी लोग स्ट्राइक पे रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो ब्लैक लेग कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका सेकंड ऑप्शन, यानी कि, और इसको और भी क्या, अगर एक क्वेश्चन और आपका बन सकता है कि ब्लैक लेग को और क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको स्कैब भी कहते हैं। ठीक है, और साथ में इसको क्या कहते हैं, इसको नॉब स्टिक भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों टर्म्स भी याद रखने, यानी कि ब्लैक लेग भी कह सकते हैं, स्ट्राइक ब्रेकर भी कह सकते हैं, स्कैब भी कह सकते हैं और नॉब स्टिक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो बेसिकली आपको ये चारों टर्म्स जो है वो याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर मालूम होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो इजी है, तो ये बिल्कुल अगर आपने स्टाफ और लाइन मैनेजर पढ़ा हुआ है तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन को इसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। स्टाफ कैन मेक एन एडवाइस टू अ लाइन मैनेजर। ठीक है, जो स्टाफ होते हैं वो क्या कर सकते हैं, लाइन मैनेजर को एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट ए है। फिर ए लाइन मैनेजर मे और मे नॉट एक्सेप्ट द एडवाइस, और जो लाइन मैनेजर है वो एडवाइस एक्सेप्ट कर भी सकता है और एडवाइस एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है। ठीक है, दोनों ही चीजें हो सकती है। तो क्या होगा, पहला टर्म, पहला सेंटेंस सही है, डेफिनेटली सही है। स्टाफ जो है एडवाइस दे सकता है लाइन मैनेजर को, और लाइन मैनेजर पे ये डिपेंड करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस राइट है। ठीक है, दोनों ही सेंटेंस क्या है, सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, बोथ ए एंड बी आर राइट। ओके, तो यहाँ पे ये आंसर आपका बन गया। फाइन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बताना है, हु सेड देयर आर 3 एक्टर्स ऑफ आईआर। ठीक है, किसने कहा था कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस के 3 एक्टर्स होते हैं, तो डेफिनेटली जिसने इंडस्ट्रियल रिलेशन के सिस्टम को डिफाइन किया तो वो किसने किया था, वो किया था जॉन डनलॉप ने। ठीक है, तो जॉन डनलॉप ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के 3 एक्टर्स होते हैं। और भाई ये 3 एक्टर्स कौन कौन है, तो सबसे पहले तो भाई आपके आ गए एम्प्लॉयर, दूसरे आ गए आपका लेबर यूनियन, और तीसरा आ गया आपके गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट सारे प्रोविजंस बनाती है, सारी चीजें बनाती है, और एम्प्लॉयर और लेबर यूनियन तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये 3 पार्टीज आपके होते हैं, 3 एक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को बनाते हैं। ठीक है, और ये जो है किसने कहा था, ये जॉन डनलॉप ने कहा था। फाइन, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर 3। ओके, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्प्लॉइज बिलीव दैट दे कैन सक्सेसफुली लर्न द कंटेंट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपको इन टर्म्स में ऐसा कौन है जिसका मतलब क्या हुआ कि वो एम्प्लॉइज की खुद की बिलीफ होती है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो भी कुछ सिखाया जाएगा वो आराम से उसको सीख लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है, तो आप देखो, आपको ये जो टर्म्स है ना, इसको आपको देख के समझ में आएगा। टास्क एनालिसिस हो सकता है क्या, हो सकता है। ठीक है, एक्शन लर्निंग, एक्शन लर्निंग तो बेसिक डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक है, फिर सेल्फ एफिकेसी हो सकता है क्या, सेल्फ एफिकेसी भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या है, खुद का पोटेंशियल रियलाइज करना। ठीक है, तो डेफिनेटली सेल्फ एफिकेसी में ही ये चीजें आ रही हैं।
आप टास्क एनालिसिस में तो टास्क का एनालिसिस कर रहे हो ना, लेकिन सेल्फ एफिकेसी में आप खुद का पोटेंशियल रियलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली आपका होगा कि इसी का मीनिंग बेसिकली आपका होगा कि एम्प्लॉय जो है वो उसके ऊपर, उसके अंदर एक विश्वास है कि भाई मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं अपने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं चीज़ों को सीख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन रहा है, सेल्फ एफिकेसी, यानी खुद के पोटेंशियल के बारे में रियलाइजेशन होना, ठीक है। और टास्क एनालिसिस में हम लोग टास्क को एनालाइज करते हैं, ठीक है। एक्शन लर्निंग को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीज़ों को लर्न करते हैं, ठीक है, जो एक्शन हमें बेसिकली किसी चीज़ में लेना है। फाइन, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर होगा यहाँ पे 3, सेल्फ एफिकेसी, ओके। अब यहाँ पे फिर आ गया आपका मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी वेज थ्योरीज है, ओके। तो वेज थ्योरीज तो देखिए ये 4 ही तक लिमिटेड नहीं है, वेज थ्योरीज काफ़ी सारी हैं, ठीक है। हम लोग अपनी इसको क्लासेस जो नॉर्मल क्लासेस हैं बाकी ना, उसमें पढ़ेंगे। तो आपको अगर आपको इसको टॉपिक को पढ़ना है तो आप उसमें पढ़ सकते हो, राइट। अभी हम लोग इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपके क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये थ्योरी किसने दी थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है सब्सटेंसेस थ्योरी, ठीक है, सब्सटेंस थ्योरी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इस थ्योरी में ये बताया गया कि वेज आप ऐसे दो ना कि एक बैलेंस मेंटेन हो, यानी कि कोई एम्प्लॉई है तो उसकी जो फूडिंग और जो उसकी क्लोथिंग, ये सारी जो नेसेसिटी है ना, ये पूरी हो जाए, ठीक है। तो यानी सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि बैलेंस बना के चलना, ठीक है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ओके। फिर आता है आपका वेज फंड थ्योरी, ठीक है। तो वेज फंड थ्योरी बेसिकली किसने दी थी, वेज फंड थ्योरी जो है किसने नहीं दी थी, सबसे पहले आपको देखना है कि वेज फंड थ्योरी होता क्या है, ठीक है। इसमें क्या बताया जाता है, वेज फंड थ्योरी में बताया जाता है कि आप जो एम्प्लॉयर है, ठीक है ना, वो क्या करता है, वो अपने काम को शुरू करने से पहले ही अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अलग से पैसे रखता है, यानी उनकी सैलरी और उनके वेजेस को देने के लिए, यानी कि हर एम्प्लॉय और वर्कर का हिस्सा पहले से ही रहता है, ठीक है, जो एम्प्लॉयर संभाल के रखता है उनको देने के लिए, ठीक है। और फिर आता है रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी, यानी कि अब देखिए यहाँ पे रेसिडुअल से क्या पता चल रहा है, जो बचा कुछ है, ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो सारा बिजनेस करने के बाद, सारा ट्रांजेक्शन करने के बाद जो बची कुछ चीज़ें होती हैं, यानी सबका पेमेंट कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, ठीक है, जो बचा कुछ रहता है उसमें से एम्प्लॉय की पेमेंट जो है वो दी जाती है, जो वर्कर्स को दी जाती है, ठीक है, वो उनकी वेजेस बनती है। फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, इसमें क्या कहते हैं कि जिस हिसाब से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी लेबर की उसी हिसाब से मार्जिनल प्रोडक्टिव लेबर की, यानी कि कितना वो इंक्रीज, यानी एक लेबर को इंक्रीज करने पे कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ओके। तो जिस हिसाब से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी लेबर की, उसी हिसाब से वेजेस जो है वो बनेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए, एक नॉर्मल से आपकी चीज़ें हो गई कि सब्सिस्टेंस थ्योरी में एक बैलेंस बना के चलना है, फूडिंग क्लोथिंग ये सारी चीज़ें पूरी करनी है। वेज फंड यानी हर वर्कर का अपना हिस्सा रहता है, ठीक है, वो एम्प्लॉयर के पास। रेसिडुअल क्लेमेंट यानी जो बचता है एंड में उसी में से वेजेस देना है। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी यानी कि जिस हिसाब से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी लेबर की, उस हिसाब से वेजेस होगी, ओके। तो सब्सिस्टेंस थ्योरी किसने दी थी, बेसिकली जो ये थ्योरी है ये दी थी डेविड रिकार्डो ने, ओके। तो इसका आंसर आपका इसका क्या बना, इसका ऑप्शन बना 3, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए का 2 बन रहा है, ठीक है। फिर आता है आपका वेज फंड थ्योरी, ठीक है। तो वेज फंड थ्योरी स्टार्टिंग में तो एडम स्मिथ ने दी थी, लेकिन इसको जो सही किया था वो किसने किया था, वो किया था जेएस मिल ने, ओके। तो इसको सही किसने किया, जेएस मिल ने, और दिया किसने था एक्चुअली में, एडम स्मिथ ने, ओके। तो यहाँ पे नाम क्या किसका आ रहा है, जेएस मिल, ठीक है। 3-1। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है, 1 मिलेगा, ठीक है। अभी आगे देख लेते हैं इसमें। रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी किसने दी थी, एफ ए वॉकर ने दी थी, यानी फ्रांसिस ए वॉकर ने दी थी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी दी थी जे बी क्लार्क ने, यानी आपका आंसर क्या बन रहा है 3142, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ओके, ठीक है। तो आई नो ये सारे जो है नाम याद रखना अभी इकट्ठे पॉसिबल नहीं है, मैंने भी उसको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ही याद किया था। तो आपको भी सेम चीज़ यही करना है, आपको जब आप पढ़ते जाओगे ना, उसको बार बार क्वेश्चन उस तरह के सॉल्व करोगे तो आराम से आपको उनके नाम याद होने लग जाएंगे, ओके। और हर टॉपिक का मतलब भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
नंबर 1 यानी कि सब्सिस्टेंस थ्योरी दी थी डेविड रिकार्डो ने, वेज फंड थ्योरी दी थी जेएस मिल ने, स्टार्टिंग में दी थी एडम स्मिथ ने और फिर उसको सही किया था जेएस मिल ने। रेसिडुअल क्लाइमेट थ्योरी दी थी फ्रांसिस ए वॉकर ने और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी दी थी जेबी क्लर्क ने। ओके, आपको ये चीजें क्या करनी है, याद रखनी है। आप उसको नोट डाउन कर लो, पीडीएफ फाइल मिलेगी, पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लो और आपको आराम से ये चीजें याद रहेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने एक तरफ टेक्निक्स हैं और दूसरी तरफ उससे रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली वो चीजें बतानी है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहला क्या टर्म है, ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है और थोड़ा टेक्निकल है, तो आपको ध्यान से इस चीजों को देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपका अर्गोग्राफ आ रहा है। ठीक है, तो अर्गोग्राफ बेसिकली क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बेसिकली आपके उसमें तार लगे होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स लगे होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, बेसिकली मशीन्स वगैरह में ये चीजें यूज होती हैं और इसमें इसको क्या करते हैं, तार को आपको चलाना होता है। ठीक है, जैसे वीविंग मशीन हो गई, इस तरह की जो चीजें होती हैं। तो यहाँ पे ये आपका क्या होगा, सिंगल फिंगर मसल्स एक्टिविटी इसमें होती है। ठीक है, आपको एक ही उंगली से उसमें काम करना होता है। फिर इसी तरह से यानी कि यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन रहा है, ऑप्शन जो बन रहा है वो 4 है। ठीक है, आंसर जो है इसका 4th है। फिर डायनामोमीटर की हम लोग अगर बात करते हैं। ठीक है, डायनामोमीटर जो है एक ये भी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बेसिकली इसमें इस तरह से स्ट्रेट होता है लेकिन इसमें ऐसे करके हुक्स होते हैं। ठीक है, आपने जो है देखा होगा इसे रियल लाइफ में भी। इसमें क्या करते हैं, बेसिकली ये भी आपके मशीन्स में ही यूज होता है। ठीक है, तो इसको ये किससे जुड़ा होता है, बेसिकली ये आपके ह्यूमन इंजीनियरिंग से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा 3। ओके, इसी तरह से आपका सोशियोग्राम होता है। तो सोशियोग्राम बेसिकली एक टेक्निक होती है जो रिलेशन दिखाती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके 4 ह्यूमंस हैं। ठीक है, 4 ह्यूमंस हैं, इनके बीच में जो रिलेशन है। ठीक है, इनके बीच में जो रिलेशन है ये किससे शो किया जाता है, सोशियोग्राम से शो किया जाता है। तो डेफिनेटली ये किससे मिलेगी, इसका आंसर क्या होगा 2 यानी कि सोशियोमेट्री रिलेशन। ठीक है, इसी तरह से एंड स्पर्ट होता है। तो एंड स्पर्ट बेसिकली क्या होता है, मैं आपको इसको ऐसे बताती हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि कोई बंदा होता है। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, पहले मान लीजिए वो आराम से अपना काम कर रहा है और स्टार्टिंग में उसने जब ज्वाइन किया तो धीरे 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 उसका काम का लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक समय आएगा जो उसका काम का लेवल हाईएस्ट होगा। ठीक है, इस समय उसकी फुल एनर्जी लगी रहेगी और यहीं पर उसकी एनर्जी फिर होगी क्या, एग्जॉस्ट हो जाएगी और वो डाउनवर्ड स्लोप में जाने लग जाएगी, उसको स्ट्रेस होने लग जाएगा, फटीग होने लग जाएगा। तो यही जो कर्व होता है, ठीक है, बेसिकली ये जो एंड पॉइंट होता है जहाँ पे इंसान की मैक्सिमम एनर्जी होती है काम करने की। ठीक है, तो ये ही होता है एंड स्पॉट। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड हो गया, फटीग रिलेटेड प्रोडक्शन कर्व। ठीक है, तो जो ये फटीग रिलेटेड प्रोडक्शन कर्व भी कैसे होता है, ये उल्टा यू के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, यानी कि एक समय तक क्या होगा, इंसान अपनी पूरी एनर्जी लगा के काम करता रहेगा और एक टाइम आएगा कि वो अपनी पूरी एनर्जी लगाएगा और हाईएस्ट प्रोडक्शन को अचीव करेगा और वहीं से वो डिक्लाइन करने लग जाएगा। तो वो जो पॉइंट है जहाँ पे उसने अपने हाईएस्ट प्रोडक्शन को अचीव किया, वही क्या होता है, एंड स्पॉट होता है। यानी कि आपके डी का ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1। तो यानी कि आपको आंसर यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 4 3 2 1। ओके, तो आपको क्या करना है इसमें, एंड स्पर्ट को जो है बेसिकली ये आपके कोर्स से ज़्यादा जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट है। सोशियोग्राम से आपको टर्म से ही समझ में आ जाएगा। जो आपको इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है वो क्या है, अर्गोग्राफ और डायनोमीटर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी आपको ऐसे क्वेरीज है या कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क मी। ओके, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, द नेचर ऑफ डिमांड फॉर लेबर इज। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन भी चुका है एग्जाम में। आपको बताना है जो लेबर की डिमांड होती है उसका नेचर क्या है। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो किस तरह की होती है, तो क्या वो डायरेक्ट डिमांड होती है, इनडायरेक्ट डिमांड होती है, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि आपका क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वो क्या करती है, वो बेसिकली
जो है रेनकोट बनाती है, ठीक है। तो उसको रेनकोट बनाने के लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए। अभी गर्मी का समय है और रेनकोट की डिमांड कम हो गई, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन जो है नए एम्प्लॉयज़ या नए वर्कर्स को हायर करेगी? नहीं करेगी डेफिनेटली, क्योंकि इस समय उसकी प्रोडक्शन की डिमांड ही नहीं है, ठीक है, मतलब उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड ही नहीं है, तो वो वर्कर्स क्यों लेकर के आएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई, जैसे सपोज कीजिए कि अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है, इस समय सैनिटाइज़र और मास्क की डिमांड बढ़ चुकी है, तो इस समय क्या होगा, जो सैनिटाइज़र और मास्क बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो अपना प्रोडक्शन हाई करेंगी, और प्रोडक्शन हाई करेंगी तो लेबर्स को भी बुलाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी जो लेबर की डिमांड है वो बेसिकली कहाँ से डिराइव हो रही है, प्रोडक्ट की डिमांड से, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ, जो डिमांड है लेबर की वो हमेशा क्या होगी, डिराइव डिमांड होगी, ठीक है। डिराइव डिमांड क्यों होगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट की डिमांड के हिसाब से राइज हो रही है। ओके, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, फाइन। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 2, ठीक है। तो आज के लिए आप इतना ही। आई होप कि आपको क्लासेस जो हैं वो समझ में आई होंगी या पसंद आई होंगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। साथ ही में अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स हिट द लाइक बटन, एंड आपको साथ में आप चैनल को प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और आप अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दो, बिकॉज आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे इम्प्रूव करने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ओके।